So, hello everybody. This video is basically about China's debt trap diplomacy. तो जैसे कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता, तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जो चाइना है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो किस तरीके से मतलब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को पहले तो डेब्ट देता है, कर्ज़ा देता है, और बाद में जब वो कर्ज़ा लौटा नहीं पाते हैं तो फिर किस तरीके से वो उनकी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, पोर्ट हो गई, या फिर उनका लैंड हो गया, तो उसमें वो एक तरीके से एक्सेस मांगता है। तो किस तरीके से पूरी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी चाइना फॉलो करता है, हम उसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम देखें तो मोंटेनेग्रो एक ये कंट्री है, तो ये एक बल्कन कंट्री है, बल्कन्स में। तो ये किस तरीके से इसका एक केस सामने आया कि ये काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रही है, चाइनीज़ लोन को ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोंटेनेग्रो ने एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चाइना से लोन लिया था। तो इसकी वजह से ये जो कंट्री है इसकी काफ़ी फाइनेंशियली बुरी हालत हो गई है। तो हुआ क्या था ये हम प्रॉपर समझते हैं। 2014 में मोंटेनेग्रो ने एक अग्रीमेंट साइन किया कि वो चाइना से जो चाइना की एग्जिम बैंक है, चाइनाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वहाँ से $944 मिलियन का लोन लेने के लिए, क्योंकि इसको एक कोई पर्टिकुलर हाईवे प्रोजेक्ट था उसको पूरा करने के लिए। तो प्रेजेंटली क्या है, मोंटेनेग्रो का जो डेप्ट है वो 65.9% ऑफ इट्स जीडीपी है, और उसमें से जो चाइना से लिया हुआ डेप्ट है वो 25% है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट उसने चाइना से लिया है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स, जो एक तरीके से मतलब कर्ज़े में डूबे हुए हैं। चाइना का जो कर्ज़ा है उन पर सबसे ज़्यादा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स तो रेज़ हो जाते हैं चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को लेके। तो 2018 में एक रिपोर्ट जो आई थी, किसके द्वारा, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, तो उसमें ये हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से जो 8 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने चलाया है, जिसमें चाइना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के, तो उसके तहत जिन कंट्रीज़ को एड मिली, 8 कंट्रीज़ को, तो इस रिपोर्ट में सामने आया, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट में, कि काफ़ी उन पे एक हाई रिस्क पे है, डेप्ट डिस्ट्रेस में है वो। इन कंट्रीज़ में आती हैं दिजिबौती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो वो काफ़ी ज़्यादा, उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, वो बियॉन्ड 50% हो चुका है, एंड अराउंड 40% जो उनके एक्सटर्नल डेट हैं दे आर ओन टू चाइना। तो आप समझ सकते हो कि उनकी इकॉनमी कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली एक मतलब बोल सकते हैं क्राइसिस में है, क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो इतना ज़्यादा हो गया है। तो और हम समझते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में। तो अगर हम देखें तो ये जो टर्म है वो इंडिया के एक जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मा चिलिनी, तो उन्होंने 2017 में दिया था। उनकी स्पेलिंग है नेम की BRAHMA, ब्रह्मा, एंड चिलिनी CHELLANEY। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, बट उन्होंने दिया 2017 में। तो इस टाइप की डिप्लोमेसी का मतलब बेसिकली ये है, एज आई ऑलरेडी क्लियर, कि पहले लोन्स देना कंट्रीज़ को, तो फिर जब उन कंट्रीज़ के लिए उस लोन को लौटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए तो फिर उनसे कोई तरीके की स्ट्रेटेजिक कंसेशन वगैरह मांगना, जो कि चाइना करता है ऑफन। तो इसमें अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, या फिर प्रैक्टिसेस जो चाइना ने करी हैं, जो बताती हैं कि चाइना मतलब किस तरीके से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में इंगेज है। तो ये पॉइंट्स आप पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो काफ़ी मैं कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स कवर नहीं करूँगी, आई विल ओनली कवर दोज थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है फाइनेंसिंग नॉन वाइबल प्रोजेक्ट्स। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर फाइनेंसिंग नॉन वाइबल प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि चाइना पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाइना उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है जो नॉन वाइबल होते हैं। नॉन वाइबल का मतलब कि वो पूरा तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, या फिर वो प्रोजेक्ट्स जो प्रॉपर तरीके से मतलब नहीं बनाए जा सकते हैं। चाइना कोई चीज़ पता होती फिर भी चाइना उनको फाइनेंस करता है बिना कोई अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट के। तो इसका एग्जाम्पल आप बोलोगे कि भाई क्या एग्जाम्पल है कि चाइना ऐसा करता है, तो ये दिए दे रहे हैं एग्जाम्पल। इन 2014 मोंटेनेग्रो ने सक्सेसफुली चाइनीज़ पार्टनर्स के साथ पूरी नेगोशिएशंस कंप्लीट कर ली एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी इकोनॉमिकली अनवाइबल था। मतलब कुछ वहाँ पर फीजिबिलिटी स्टडी करवाई गई थी कि प्रोजेक्ट आगे जाके फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं मोंटेनेग्रो के अंदर, तो उसमें निकला कि नहीं होगा फ्रूटफुल, लेकिन इसके बाद भी चाइना ने उनको लोन दे दिया। दूसरा है प्रीडेटरी लैंडिंग एंड डेब्ट डिस्ट्रेस।
इसका मतलब क्या है कि चाइना कोई बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, फिर इनको तो लोन देता नहीं, वो आपने नहीं सुना होगा। ज़्यादातर चाइना, ज़्यादातर क्या मतलब जो भी लोन देता है वो मिडिल एंड लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देता है, जिनकी एक काफ़ी ये कंडीशन रही है कि वो डेप्ट नहीं लौटा पाते। वहाँ पर एक डेट सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम रही है कि वो दे आर नॉट इन अ पोजीशन, और उनका फिजिकल मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि वो मतलब पूरा लौटा पाएँ। तो इसके लिए चाइना इनको देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, लाइक इथोपिया एंड नाइजीरिया। तो आप समझ ही सकते हो कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया था नॉन वायबल प्रोजेक्ट, जहाँ बिना रिस्क असेसमेंट किए दे रहा है लोन। दूसरा है कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में फाइनेंस कर रहा है, तो प्रीडेटरी कहीं ना कहीं डेप्ट गिविंग पॉलिसीज़ हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेक लैंडिंग प्रैक्टिसेस। ओपेक लैंडिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना, वो अपने जो पूरे किस टर्म्स पे लोन दे रही है, कैसे दे रही है, वो ऑफिशियल डेटा किसी को प्रोवाइड नहीं करती है अपनी इंटरनेशनल लैंडिंग से रिलेटेड जो भी होता है। और वो ये नहीं देती कि उसने कितनी कंट्रीज़ को कितना लोन्स दिया है, और अगर वो कंट्रीज़ लोन नहीं लौटा पाती हैं तो उनके साथ डेप्ट नेगोशिएशंस किस तरीके से होंगी। नो बडी हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट सच थिंग्स, so it makes the process very much very less transparent. फिर है लैक ऑफ डेप्ट रेजोल्यूशन असिस्टेंस टू बोरोइंग कंट्रीज़। तो चाइना कोई भी ना जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है उसको फॉलो नहीं करता है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का हो गया, तो इनको कुछ फॉलो नहीं करता है कि भाई कंट्री को केस बाय केस बेसिस पे डील करता है। तो और इसमें क्या है कि अक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स, और चाइना क्या करता है, चाइनीज़ फर्म्स ये करती हैं कि जब इन कंट्रीज़ को लोन देती हैं तो फिर कोलेटरल के टर्म्स पे इनके इंपॉर्टेंट जो एसेट्स हैं वो रखवा लेती हैं, और अगर जब ये लोन पे नहीं कर पाते तो उनको पूरी तरीके से अक्वायर भी कर लेती हैं। डोमिनेशन ऑफ चाइनीज़ इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट, तो वही है, कोई भी जगह पे चाइना का वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें मेन जो फ़ायदा है उन कंट्रीज़ का नहीं होता, उसमें फ़ायदा चाइना का होता है। चाइना का कनेक्टिविटी इंश्योर हो रही होती है ना, कि ताकि चाइना अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इंडियन ओशन रीजन में सिक्योर कर सके, अपनी ट्रेड लिंक्स बढ़ा सके, है ना। अब इसमें आता है कि यूज़ ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एंड एक्सपेंसिव क्रेडिट टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब चाइना जो है काफ़ी सस्ते पे लोन नहीं देता है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक में काफ़ी प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देखने के लिए, बट चाइना मतलब बिल्कुल अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग चलता है। वो एक तरीके की वही है, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज़ करता है ताकि कंट्रीज़ अट्रैक्टेड हो जाएँ स्टार्टिंग में, एंड बाद में वो अपने अकॉर्डिंगली काम करता है। अब ये क्या है, रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी वल्नरेबल रहती हैं टू डेट ट्रैप्स। पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़। मतलब पहली बात तो है कि आप सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी देश को इकोनॉमिकली जो है एकदम पावरफुल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इंडिया के केस में भी देखो तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स वगैरह हो गई, तो रोड्स वगैरह प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रेलवेज बिल्डअप करना कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी का। उसी तरीके से जो ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको भी पता है कि अगर इनको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना है तो इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना होगा, बट उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो डोमेस्टिकली इन सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाए। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चाइनीज़ लोन्स। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेसिबल फंडिंग। लैक ऑफ एक्सेसिबल फंडिंग का मतलब है कि आपको फिर लग रहा होगा तो ये कंट्रीज जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले आए हैं ना, वर्ल्ड बैंक से ले आए, वो भी तो है, क्यों फिर चाइना के जाल में फंस जाती हैं। मेन रीज़न ये है कि ये ले तो ले वहाँ से, लेकिन आईएमएफ के एंड वर्ल्ड बैंक के काफ़ी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। अगर इन कंट्रीज़ को लोन लेना है तो इनको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। लाइक आप अभी श्रीलंका के केस से रिलेट कर सकते हो। एवरीबडी नोज़ कि श्रीलंकन इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी फाइनेंशियल क्राइसिस, किस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। तो अगर उनको आईएमएफ से लोन लेना चाहिए, लेंगे तो उनको अपनी इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो द सेम गोज़ विद लेस डेवलप्ड मिडिल इनकम कंट्रीज़, कि उनको कुछ कंडीशनैलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, उनको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी में, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स वगैरह फुलफिल करने पड़ेंगे जो कि वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको ये अल्टरनेटिव सोर्स लगता है, वो चाइना के लोन्स के लिए अग्री हो जाते हैं। तीसरा है गवर्नेंस इश्यूज़। ठीक है, मतलब गवर्नेंस इशू में है कि इनके पास एक एडिक्वेट प्री प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनालिसिस नहीं करते, ये कि प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से चलेगा भी कि नहीं, प्रॉपर बन जाएगा, है ना, वो कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा करप्शन है, इनकी एक रेकलेस प्रोपेंसिटी है टू बोरो,
पूरी तरीके से कोई भी फिजिकल मैनेजमेंट का एक अच्छा ढांचा नहीं है, ठीक है, तो वही गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, तो फिर इन चीज़ों पे कहाँ ध्यान देगी। तो इसके लिए चाइना के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अनवाइबल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन किर्गिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो थे सपर इसाकोव एंड जानतोरो सत्य बालदीव, तो इन्होंने लीगली कल्यूड ये कर गए चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ टू, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपर इसाकोव जो प्राइम मिनिस्टर है किर्गिस्तान के, और एक थे जंतोरो सत्य बालदीव, तो इन्होंने चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ कल्यूड करके BRI प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मतलब लोन वगैरह लिया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कुछ एग्जांपल्स अगर हम दें कि चाइना ने किस तरीके से स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर किया है, तो पहला हम देंगे 2011 का। अभी सबको ये लगता है कि सिर्फ हम्बन टोटा पोर्ट मतलब 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है। आई नो दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट और भी हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि 2011 में तजिकिस्तान का मैं बता रही हूँ, चाइना ने पमीर माउंटेन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पमीर माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ की टेरिटरी से 1158 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया, क्योंकि तजिकिस्तान क्या था, उनका जो कर्जा है वो पे नहीं कर पा रहा था। किसका कर्जा? चाइना का कर्जा। 2017 में श्रीलंका का वही जो केस, हम्बन टोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, बिकॉज श्रीलंका वाज आल्सो नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे चाइनीज डेट्स। फिर है कि पाकिस्तान ने तो मतलब चाइना को अलाउ कर दिया है कि वो जो ग्वादर पोर्ट है वो 4 डिकेट्स के लिए यूज़ कर सकता है। 4 डिकेट्स मीन्स 40 साल के लिए। लाओस की बात कर लें तो लाओस ने एक 25 ईयर कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया है। उस अग्रीमेंट में क्या है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं नेशनल पावर ग्रिड। कहाँ का नेशनल पावर ग्रिड? लाओस का। तो आप देख सकते हो कि बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हो गई, लाइक लाओस में भाई पावर रिसोर्सेज पे कैप्चर, 2017 में जो श्रीलंका में मतलब, और पाकिस्तान में पोर्ट्स का, और तजिकिस्तान में पमीर माउंटेन्स का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं जिनको कि चाइना अपने कब्जे में ले लेता है, मतलब अगर वो लोग डेट नहीं पे कर पाते हैं तो। फिर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या मतलब हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कि एडिक्वेट रिस्क असेसमेंट। कंट्रीज़ को ये डेप्ट वगैरह लेने से पहले एक एडिक्वेट रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, उनको इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, अग्रीमेंट साइन करने से पहले। दूसरा है सस्टेनेबल डेट रिजोल्यूशन एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन। चाइना को कॉपरेट करना चाहिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि वो बता सके कि कितना कितना भाई डेप्ट दे रखा है उसने BRI प्रोजेक्ट के अंदर। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि चाइना ने कितना कितना डेप्ट कौन सी कंट्री को दे रखा है, किस टर्म पे दे रखा है। तभी तो चाइना फ़ायदा उठा लेता है जब बाद में वो लोग पे नहीं कर पाते हैं तो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चाइना सबका मतलब बहुत बड़ा सगा भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसलिए ये भी ज़रूरी है कि चाइना इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे सस्टेनेबल डेट रिजोल्यूशन की। चाइना एक मेंबर भी बन सकता है पेरिस क्लब का, ताकि कंट्रीज़ को हेल्प करेगी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मिल जाए उनको डेब्ट्स वगैरह मतलब रेज करने की, क्योंकि उनके पास काफ़ी दिक्कत आती है, उनको उधार नहीं मिलता। तो पेरिस क्लब के बारे में आप पढ़ लेना। वैसे वैसे बहुत छोटा सा ही है कि पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफिशियल क्रेडिटर्स का, जिनका रोल होता है कि वो कोऑर्डिनेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं किसको, जो डेप्टर कंट्रीज़ होती हैं जिनको लोन चाहिए होता है, कहीं से मिल नहीं रहा होता, तो उनको कैसे लोन प्रोवाइड किया जा सके। फिर उसके बाद इंडिया एक एडहॉक पार्टिसिपेंट है पेरिस क्लब का। एडहॉक का मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है। अदर अल्टरनेटिव्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोशिश करनी चाहिए ताकि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वो चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ना फंसें, क्योंकि सीधी सी बात है वो इसीलिए फंसती हैं क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेट टू दिस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ओके, फिर उसके बाद आता है कि कौन से अदर ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, तो ये आपको याद करने हैं। पहला है ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क ये इनिशिएटिव 3 लोगों का है, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो US का US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड ऑस्ट्रेलिया का है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। तो एक सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह काम करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को? जो इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन में बनाए जा रहे होते हैं। दूसरा है CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो
एक तरीके की पार्टनरशिप है ये नेशनल गवर्नमेंट की, यूएन एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स की, तो और लोगों की। तो इसमें क्या है, ये बनाने की कोशिश की जाती है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रेजिलियंट हो, कि कोई डिजास्टर आ जाए तो भी वो वहाँ पर खड़े रह सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को प्रमोट करें। थर्ड वन इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये तो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड जापान, कि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकें, किसके साथ, अफ्रीका के साथ। यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी, ये अगला है। तो इसमें है कि ईयू किस तरीके से अपनी एशियन पार्टनर्स के साथ इंगेज करेगा, वही सेम चीज़ है, कनेक्टिविटी इनलैंड, मतलब वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, द सेम थिंग इंश्योर करना। ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, TEN-T पॉलिसी, ठीक है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये याद रखना है, ये G20 का एक इनिशिएटिव है, G20 कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह को पुश देना, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, किसके तहत, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के तहत। तो दीज वर सम अल्टरनेटिव ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प कर सकती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।